नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बिहार की सांस्कृतिक विरासत की उस रंगीन दुनिया में उतर रहे हैं जो न सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन, धर्म और परंपराओं की कहानी भी कहती है। और ये कहानियां सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी हैं। हमारे पास बिहार की लोक कला और चित्रकला पर कुछ बेहतरीन नोट्स हैं और हमारा मिशन है इन कलाओं के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को इस तरह समझना कि वो हमेशा के लिए याद रह जाएं, खासकर उन सभी के लिए जो बीपीएससी या बिहार की किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस खजाने को खोलते हैं। बिहार की लोक कला इतनी खास क्यों है? ये सिर्फ सजावट की चीजें हैं या इनसे इनसे बिहार की पहचान जुड़ी हुई है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये कलाएं सिर्फ सजावट नहीं बल्कि बिहार की आत्मा का एक हिस्सा हैं, एक एक जीवंत दस्तावेज। ये ग्रामीण जीवन, त्योहारों और मान्यताओं को दर्शाती हैं और परीक्षा में आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में यहाँ से सीधे सवाल आते हैं, इसलिए हर डिटेल मायने रखती है। चलिए तो फिर सबसे मशहूर कला से ही शुरू करते हैं, मधुबनी पेंटिंग। नाम सुनते ही दिमाग में चमकीले रंग, बारीक रेखाएं और देवी देवताओं की तस्वीरें आ जाती हैं। इन नोट्स में इसे सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है और इसका संबंध मिथिला क्षेत्र से है, यानी मधुबनी, दरभंगा के आसपास का इलाका। बिल्कुल, मधुबनी जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, और ये दोनों नाम याद रखना एग्जाम के लिए जरूरी है। इसकी शुरुआत दरअसल घरों की दीवारों पर चित्रकारी से हुई थी, जिसे भित्ति चित्र कहते थे। खास मौकों पर जैसे शादी या पूजा, महिलाएं घर की कच्ची दीवारों पर इसे बनाती थीं। कागज पर तो ये बहुत बाद में आई, जब 1934 के भूकंप के बाद एक ब्रिटिश अफसर ने इसे देखा और दुनिया के सामने लाया। अच्छा, तो ये दीवारों से कागज पर आई। हाँ, और नोट्स में लिखा है कि इसे पारंपरिक रूप से महिलाएं ही बनाती थीं। ये बात तो इसे और भी खास बना देती है। हाँ, और यही इसकी आत्मा है। ये कला माँ से बेटी को विरासत में मिलती आई है। हाँ, और जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसके प्राकृतिक रंग। जब हम नेचुरल कलर्स कहते हैं तो हमारा मतलब सचमुच प्रकृति से लिए गए रंगों से है, जैसे हल्दी से पीला, नील से नीला, काजल की कालिक से काला और अलग अलग पत्तों और फूलों से हरा और लाल रंग बनाया जाता था। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक आर्ट फॉर्म है। ये तो कमाल है, मतलब आर्ट भी और इको फ्रेंडली भी। हाँ, यहाँ इसके जीआई टैग का भी जिक्र है। जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब तो हम समझते हैं, पर इसका असली फायदा क्या होता है कलाकारों को? जीआई टैग सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक आर्थिक ढाल है, एन इकोनॉमिक शील्ड। इसका मतलब है कि अब कोई राजस्थान या कहीं और बैठकर बड़े पैमाने पर खराब क्वालिटी की पेंटिंग बनाकर उसे मधुबनी के नाम से नहीं बेच सकता। ये सुनिश्चित करता है कि इस कला का आर्थिक लाभ मिथिला के उन्हीं कलाकारों को मिले जिनके परिवारों ने इसे सदियों से जिंदा रखा है। ये इसकी ऑथेंटिसिटी और कलाकारों की आमदनी दोनों को बचाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक सवाल मन में आ रहा है। हाँ, इसकी थीम तो ज्यादातर धार्मिक ही होती है, जैसे राम, सीता, कृष्ण, राधा। क्या आज के मधुबनी कलाकार कुछ नए या मॉडर्न सब्जेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पारंपरिक रूप से तो थीम पौराणिक कथाओं और प्रकृति पर ही आधारित रही है, लेकिन आज की पीढ़ी के कलाकार सामाजिक मुद्दों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। आपको ऐसी मधुबनी पेंटिंग्स भी मिल जाएंगे जो महिला शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण या दहेज प्रथा जैसे विषयों पर टिप्पणी करती हैं। कला वही है, लेकिन कैनवस का विषय बदल रहा है। ये एक जीवित कला का प्रमाण है। वाह, तो मिथिला की इस जटिल और खूबसूरत दुनिया से चलिए अब बिहार में थोड़ा दक्षिण पूर्व की ओर चलते हैं, भागलपुर की तरफ, जिसे अंग प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ कला का रूप एकदम बदल जाता है, ज्यादा ग्राफिक और किसी एक देवी पर केंद्रित हो जाता है। हम बात कर रहे हैं मंजूषा पेंटिंग की। हाँ, मंजूषा कला भागलपुर की एक अनूठी पहचान है। इसे अंगिका कला भी कहते हैं। जहाँ मधुबनी में कई कहानियां एक साथ होती हैं, वहीं मंजूषा मुख्य रूप से बिहुला बिशरी की लोक गाथा पर आधारित है, जो नाग देवी की पूजा से जुड़ी हैं। इसीलिए इसमें आपको नागों के चित्र प्रमुखता से मिलेंगे। नोट्स में इसे रैखिक और सिंबॉलिक बताया गया है। इन शब्दों को थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। लिनियर या रैखिक का मतलब है कि इसमें आकृतियों को गहरी मोटी आउटलाइन से बनाया जाता है। उनमें ज्यादा शेडिंग या 3D इफेक्ट नहीं होता, सब कुछ सपाट नजर आता है। हाँ,
और प्रतीकात्मक का मतलब है कि हर चीज का एक खास मतलब है। सांप या नाग देवी बिषहरी का प्रतीक है, कमल का फूल पवित्रता का, और इसी तरह हर तत्व कहानी का एक हिस्सा कहता है। एक और खास बात, इसमें सिर्फ 3 रंगों का इस्तेमाल होता है, गुलाबी, हरा और पीला। सिर्फ 3 रंग? वाह। ये तो ऐसे एक बहुत ही यूनिक विजुअल आइडेंटिटी देता होगा। तो परीक्षा के लिए 2 सबसे जरूरी बातें याद रखनी है। मंजूषा का संबंध भागलपुर से है और इसकी मुख्य थीम बिषहरी या नाग देवी है। अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में ये पूछा जाता है। पर बनाई जाती है, जो कि बांस और जूट से बना एक मंदिर जैसा बक्सा होता है, जिसमें बिषहरी पूजा के लिए प्रसाद रखा जाता है। इसलिए इसका नाम मंजूषा कला पड़ा। तो हमने दीवारों पर उकेरी गई मिथिला की कथाएं देखी और फिर भागलपुर की लोक कथा को समझा। अब राजधानी पटना चलते हैं, जहां एक ऐसी कला है जो कभी बहुत ही निजी श्रृंगार का हिस्सा थी, टिकुली आर्ट। नोट्स में लिखा है कि ये पहले कांच पर बनती थी, माथे की बिंदी की सजावट के लिए। हाँ, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। टिकुली शब्द बिंदी से ही आया है। पहले के जमाने में महिलाएं कांच के छोटे छोटे टुकड़ों पर सोने या चांदी के वर्क से बारीक डिजाइन बनाकर उसे बिंदी की तरह माथे पर लगाती थीं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि उस छोटे से कांच पर इतनी बारीक कलाकारी के लिए कितना धैर्य और हुनर चाहिए होता होगा। ये तो मिनिएचर आर्ट का बेहतरीन नमूना है। लेकिन फिर ये कला लगभग खत्म ही हो गई थी, है ना? आज जो हम देखते हैं वो तो लकड़ी या हार्डबोर्ड पर बनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती हैं। बिल्कुल। समय के साथ सस्ती प्लास्टिक की बिंदियों ने इसकी जगह ले ली और ये कला विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। लेकिन फिर कुछ कलाकारों ने इस तकनीक को एक नए माध्यम पर जिंदा किया। उन्होंने कांच की जगह हार्डबोर्ड या लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया और उस पर इनेमल पेंट से वही बारीक डिजाइन बनाने लगे। इस बदलाव ने टिकलू आर्ट को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे एक नया बाजार भी दिया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लोक कलाएं समय के साथ खुद को ढालकर जिंदा रहती हैं। बिहार में कहानियां सिर्फ दीवारों और लकड़ी पर ही नहीं कही जाती, बल्कि रोजमर्रा की चीजों में भी बुनी जाती हैं। पेंटिंग्स के अलावा यहाँ कुछ पारंपरिक शिल्पों का भी जिक्र है। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है सिक्की ग्रास क्राफ्ट। सिक्की एक खास तरह की सुनहरी घास होती है जो उत्तरी बिहार, खासकर मिथिला क्षेत्र की नदियों और तालाबों के किनारे उगती है। यह शिल्प पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित है। वे इस घास को सुखाकर, रंगकर और फिर मौनी नाम की एक लंबी घास के चारों ओर लपेटकर खूबसूरत टोकरियां, बक्से, खिलौने और सजावटी सामान बनाती हैं। यह कला न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा जरिया भी है। और ये पूरी तरह इको फ्रेंडली भी है। जी। अगला नाम है सुजनी कढ़ाई का, जो मुजफ्फरपुर और मधुबनी की खासियत है। जी। नोट्स में से कहानी कहने वाली कढ़ाई कहा गया है। जी। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये एक तरह की टेक्सटाइल जर्नलिज्म है, जहां महिलाएं सुई धागे से अपने आसपास की दुनिया को दर्ज करती हैं? टेक्सटाइल जर्नलिज्म, ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है इसे समझाने का। बिल्कुल यही है। सुजनी की शुरुआत पुराने कपड़ों, खासकर साड़ियों की कई तहों को एक साथ सिलकर बच्चों के लिए गुदड़ी या कथरी बनाने से हुई थी। लेकिन 1980 के दशक के बाद इसने एक नया रूप लिया। ग्रामीण महिलाओं ने इस कढ़ाई के जरिए अपनी कहानियां, अपनी पीड़ा और अपनी आवाज को कपड़ों पर उकेरना शुरू कर दिया। कैसी कहानियां? सामाजिक मुद्दों की कहानियां। आपको ऐसी सूजनी मिल जाएगी जिसमें दहेज प्रथा का विरोध हो, कन्या भ्रूण हत्या का दर्द हो, बाढ़ की त्रासदी हो या फिर लड़कियों की शिक्षा का संदेश हो। उन समुदायों में जहां महिलाओं को अपनी बात कहने का कोई और मंच नहीं मिलता, वहां सूजनी कला उनकी अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली माध्यम बन गई। ये सिर्फ एक कढ़ाई नहीं, ये एक मूक क्रांति है। ये तो सच में अद्भुत है। और आखिर में जिक्र है लाह शिल्प का, जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा में होता है। इससे बनने वाली चूड़ियां तो बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, लाह की चूड़ियां, जिन्हें लहठी भी कहते हैं, बिहार की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, खासकर शादी ब्याह और त्योहारों में। ये एक प्राकृतिक राल है जिसे गर्म करके तरह तरह के आकार दिए जाते हैं और फिर उन पर शीशे और मोती से सजावट की जाती है। इन शिल्पों के बारे में क्षेत्र और उत्पाद का मिलान करने वाले सवाल परीक्षाओं में आम हैं।
जैसे सुजनी कहाँ से है या सिक्की क्राफ्ट किस इलाके में प्रसिद्ध है। तो अगर हम इन सभी कलाओं और शिल्पों को एक साथ देखें तो इनका महत्व क्या है? ये सिर्फ कुछ सुंदर चीजें बनाने तक ही तो सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये लोक कलाएं कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। एक, ये परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करती हैं। दो, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, खासकर महिलाओं को, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती हैं। तीन, ये पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। और सबसे बढ़कर ये बिहार की उस सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखती हैं जिस पर हर बिहारी को गर्व है। चलिए, तो अब परीक्षा के लिए कुछ सबसे जरूरी वन लाइनर्स को दोहराते हैं। मैं धीरे धीरे बोलता हूं ताकि सब नोट कर सकें। मधुबनी पेंटिंग का संबंध मिथिला क्षेत्र से है और इसे जीआई टैग प्राप्त है। मंजूषा पेंटिंग का संबंध भागलपुर यानी अंग प्रदेश से है और इसकी मुख्य थीम नाग देवी हैं। टिकुली कला पटना में प्रसिद्ध है और ये कांच से हार्डबोर्ड पर विकसित हुई है। सिक्की ग्रास क्राफ्ट उत्तरी बिहार में प्रसिद्ध है और यह एक प्रकार की घास से बनता है। सुजनी कढ़ाई कहानी कहने वाली कला है जो मुजफ्फरपुर से जुड़ी है। इन सब को याद रखने के लिए नोट्स में एक आसान ट्रिक भी दी गई है। MMTS। M से मधुबनी, M से मंजूषा, T से टिकुली और S से सिक्की या सुजनी। ये रिवीजन के लिए काफी मददगार हो सकता है। हाँ, ये की पॉइंट्स है जो किसी भी एग्जाम एस्पिरेंट को पता होने ही चाहिए। रीजन, आर्ट फॉर्म और उसकी एक यूनिक फीचर, ये तीन चीजें हर कला के बारे में याद रखनी है। तो आज हमने बिहार की लोक कलाओं और शिल्पों की एक शानदार यात्रा की। मिथिला के रंगों से लेकर भागलपुर की रेखाओं तक और पटना की टिकुली से लेकर मुजफ्फरपुर की कहानियों तक हमने देखा कि कैसे हर कला अपने क्षेत्र और अपनी कहानी के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज हमने जिन भी कलाओं की बात की वे ज्यादातर स्थिर हैं, स्टैटिक हैं, एक दीवार पर, एक कागज पर या कपड़े के एक टुकड़े पर जमी हुई। लेकिन कला का एक और रूप भी है जो गतिशील है, डायनामिक है, जो संगीत और ताल के साथ इन्हीं कहानियों को कहता है। आपका इशारा लोक नृत्यों की तरफ है। ये एक बेहतरीन पॉइंट है। हम अब तक उस कला को देख रहे थे जो एक तस्वीर की तरह है, एक फोटोग्राफ की तरह फिक्स्ड है, लेकिन जो कला एक फिल्म की तरह चलती रहती है, उसका क्या? बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि बिहार की लोक कलाओं की ये स्थिरता वहां के लोक नृत्यों की गतिशीलता से कैसे जुड़ती है? क्या जट नृत्य में वही सामाजिक मुद्दे झलकते हैं जो सुजनी की कढ़ाई में है? क्या विदेशिया नाच में वही विरह है जो मधुबनी की किसी नायिका की आंखों में दिखता है? वाह, ये तो सोचने के लिए एक बेहतरीन विचार है। एक ही संस्कृति की स्थिर और गतिशील अभिव्यक्तियों के बीच का संबंध। और शायद यही हमारी अगली चर्चा का विषय भी हो सकता है, बिहार के लोक नृत्य।